हमारे शब्दकोश का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ट्रंप के स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी में, जिसके हेडमास्टर खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस स्कूल में कौन क्या करेगा, क्या बोलेगा, यहां तक कि कौन क्या पहनकर आएगा, इसका फैसला भी ट्रंप खुद ही करते हैं। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले ज्यादातर रिपोर्टर्स कहते हैं कि उन्होंने अपने करियर में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार की मीटिंग कभी नहीं देखी, जैसी अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप के नेताओं के साथ हुई है, जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भी थे। तो आज हमने आपके लिए कुछ ऐसा बनाया है, ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहते हैं कि ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी कैसा स्कूल है, जिसके हेडमास्टर ऐसा लगता है कि वो खुद हैं। अब असली तस्वीरें देखिए, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के मशहूर ओवल ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनके सामने 8 कुर्सियां लगी हुई हैं, जिस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की सहित यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रमुख, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी क्लासरूम में बैठे छात्रों की तरह दिख रहे हैं। ये सभी लोग बड़ी गंभीरता से ट्रंप की बातें सुन रहे थे, पर किसी कूटनीतिक बैठक से ज्यादा ये एक स्कूल की क्लास लग रही थी, और इसे आप ट्रंप स्कूल ऑफ डिप्लोमेसी भी कह सकते हैं। वर्ष 2000 में हिंदी में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी, जिसका नाम है मोहब्बतें। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक स्कूल के प्रिंसिपल की भूमिका निभाई थी, आपको याद होगा। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने स्कूल में परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन की बात करते थे। लेकिन ट्रंप के स्कूल में ना तो परंपरा है, ना प्रतिष्ठा है, और ना ही कोई अनुशासन है। ट्रंप के स्कूल में है लाइट, कैमरा, एक्शन। ट्रंप अपने आप को एक हेडमास्टर समझते हैं और अपने साथ बैठे बाकी के राष्ट्राध्यक्षों को उनके पहले नाम से बुलाते हैं। जैसे इस बैठक में उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा कि इमैनुअल, अब आप बोलिए। It would be right through that, right through here. Well, we saw the ballroom at Stanley. That was. It's going to be. I'll tell you, but it's going to be. It's going to be fantastic, actually. And Mr. President, would you like to say something? You have the media. If you want, you could come over and you could stand. You could use mine, or you could just turn around, whichever you feel comfortable with. Mark, as head of NATO, maybe you could say a few words, please. Yes, I will be very brief. Ursula, maybe on behalf of the Commission, you could say a couple of words. Mr. Chancellor from Germany, a very great leader. Mr. President, Please, Georgia, go ahead. Thank you very much. Emmanuel. Thank you very much, Emmanuel. Mr. Prime Minister. By the way, Alex, I'd like you to say a couple of words, too. You're a young, powerful man. Before I finish up, I want you to say a couple of words. Go ahead. This is a very important subject. We have to get it ended. And so that's all we ask for is fairness with the media. Thank you all very much. Appreciate it. Thank you very much. तो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप एक हेडमास्टर की तरह बैठे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, व्हाइट हाउस में जब ट्रंप यूरोपीय देशों के इन नेताओं को फोटो खिंचवाने के लिए ले जा रहे थे, तब भी ऐसा लगा जैसे कोई हेडमास्टर स्कूल के बच्चों को एक लाइन में बाहर लेकर जाता है। जरा इन तस्वीरों पर भी गौर कीजिए। और राष्ट्रपति ट्रंप एक आत्ममुग्ध हेडमास्टर की तरह इन नेताओं को अपनी टोपियों का कलेक्शन दिखा रहे हैं, अपनी तस्वीरें दिखा रहे हैं, और शायद उनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये सभी लोग राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करेंगे और उनसे बहुत प्रभावित हो जाएंगे। यूरोप के नेताओं के साथ चल रही इस मुलाकात को रोककर राष्ट्रपति ट्रंप ने करीब 40 मिनट तक फोन पर रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की, जिसके बाद 2 बड़े फैसले हुए। पहला फैसला, पुतिन अगले 15 दिनों में ही ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो अगले 15 दिनों में हो सकता है कि आपको रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक नई मुलाकात देखने को मिले। यह बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा फैसला यह हुआ कि रशिया और यूरोप के बीच सीज फायर को लेकर अब भी मतभेद बने हुए हैं। यूरोप के नेता चाहते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच बातचीत शुरू होने से पहले ही यह सीज फायर होना चाहिए, यानी पहले युद्ध रुके और फिर बातचीत करेंगे। लेकिन रशिया ने कोई समझौता होने तक सीज फायर करने से इनकार कर दिया है। इस मुलाकात में रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर पर
कोई फैसला नहीं हो पाया। तो देखिए, फोटो बहुत खींची, वीडियोस बहुत सारे बनाए गए, सारे मीडिया के सामने ये तस्वीरें खिंचाई गई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। अगर ये कहा जाए कि ये सब कुछ इतनी लंबी चौड़ी क्लास लगाने के बाद नतीजा क्या निकला, तो नतीजा ये है कि नतीजा कुछ नहीं निकला। यानी मुलाकात का नतीजा रहा जीरो। दुनिया के बड़े बड़े देश अपने मतलब के बिना किसी मुद्दे में कभी दखल नहीं देते। रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और राष्ट्रपति ट्रंप ने जब इतने बड़े बड़े नेताओं को व्हाइट हाउस में बुलाया, जिसमें यूरोप के जो देश हैं उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके राष्ट्रपति हैं, ज़ेलेंस्की खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वहां पर मौजूद हैं, जो बिल्कुल राष्ट्रपति ट्रंप के बगल में खड़े हैं। तो इस मुलाकात में अमेरिका और यूरोप के देशों ने यूक्रेन को बस एक गारंटी दी है, और वो है सुरक्षा की गारंटी। इन सारे देशों ने मिलकर कहा है कि यूक्रेन की सुरक्षा करने की गारंटी हम देते हैं, और यूक्रेन की सुरक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। हम यूक्रेन की रक्षा करेंगे, यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हालांकि हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के मन में कुछ और चल रहा हो, क्योंकि वो ज़ेलेंस्की से प्यार तो बहुत दिखा रहे हैं आज, लेकिन इससे पहले ही वो व्लादिमीर पुतिन से मिल चुके हैं, और हो सकता है कि दोनों के बीच कोई सहमति बन गई हो और अचानक से दोनों की दोस्ती भी पक्की हो गई। अब यूरोप के इन देशों ने यूक्रेन को जो गारंटी दी है सुरक्षा की, ये गारंटी मुफ्त में नहीं मिलेगी। अब यूरोप के ये सारे देश अमेरिका से करीब 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार खरीदेंगे, और यूक्रेन को अपनी रक्षा करने के लिए ये हथियार मुफ्त में दिए जाएंगे। यानी इसमें भी फायदा अमेरिका का ही है, क्योंकि ये सारे हथियार अमेरिका बेचेगा। 8 लाख करोड़ के हथियार अमेरिका के बेचे जाएंगे, और यूरोप के देश इन हथियारों का पैसा देंगे। यूक्रेन रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदता है, और अब शांति के लिए भी ये हथियार खरीदे जाएंगे। यानी अमेरिका के लिए युद्ध एक व्यापार है, और शांति स्थापित करना उससे भी बड़ा व्यापार। ये बात आज आप सबको भी समझनी होगी। यूक्रेन ने युद्ध लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से करीब 7 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। 7 लाख करोड़ रुपए उधार लिया है ये युद्ध लड़ने के लिए। अब रशिया और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए ही 8 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी इस शांति की कीमत युद्ध से भी ज्यादा है, और यह कीमत है जो आपकी स्क्रीन पर है। शायद आप इसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 8 लाख करोड़ रुपए है इस शांति की कीमत। हालांकि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, उद्योग और व्यापार को करीब 85 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। अब असली नुकसान इससे भी ज्यादा हो सकता है। इस समय यूक्रेन की 20% जमीन पर रशिया का कब्जा है, जिसमें यूक्रेन के 33% मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ मौजूद हैं, और इस भंडार की अनुमानित कीमत लगभग 26 लाख करोड़ रुपए है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो अमेरिका से एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम्स भी खरीदना चाहते हैं, जिससे यूक्रेन के खिलाफ रशिया के हवाई हमलों को रोका जा सके। यानी अगर किसी एक देश का फायदा ही फायदा हो रहा है, चाहे युद्ध हो या फिर युद्ध रुके, तो वो देश है अमेरिका, और जिसका सबसे ज्यादा फायदा होगा वो है स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। Зброї, американської зброї, якої немає у нас. Туди входить передусім літаки, системи протиповітряної оборони тощо. Залишимо поки тощо. Там дійсно є пакет нашими пропозиціями на $90 мільярдів. जब युद्ध चल रहा था तब राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन को हथियार दे रहे थे, और अब वो युद्ध को रुकवाना चाहते हैं, और इसलिए अब शांति के लिए भी लाखों करोड़ रुपए के हथियारों की डील की जाएगी। यानी युद्ध हो या शांति, अमेरिका हमेशा ही फायदे में रहता है। रशिया के मीडिया ने राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को बड़ा स्पष्ट और बहुत सकारात्मक बताया है, जिसमें पुतिन ने ट्रंप के शांति प्रयासों की तारीफ की है, और अलास्का की मीटिंग के लिए उन्हें धन्यवाद भी दिया है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बैठक इस हफ्ते हो चुकी हैं। एक है राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच, और दूसरी है राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ। उनकी जो पूरी टीम गई थी इस बार
जिसमें वो यूरोप के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों को अपने साथ लेकर गए थे। आपको याद होगा फरवरी 2025 में जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस में पिछली मुलाकात हुई थी, तो उसमें दोनों के बीच बड़ी बहस हुई थी, जिसमें ये जो पूरी बैठक थी ये जेलेंस्की के लिए बड़ी अपमानजनक रही थी, क्योंकि दोनों के बीच बड़ी बहस हुई और ये सारी बहस मीडिया के कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। आप सबने भी इसे देखा होगा और इसी से सबक लेकर जेलेंस्की ने इस बार वो गलतियां नहीं की जो उन्होंने पिछली बार की थी। पिछली बार वो थोड़ा ज्यादा स्पष्ट बोल रहे थे, थोड़ा ज्यादा साफ साफ बोल रहे थे और वो समझ गए कि डोनाल्ड ट्रंप को साफ बातें अच्छी नहीं लगती, उन्हें सच नहीं सुनना। इसलिए जेलेंस्की ने इस बार अपने 4.5 मिनट के भाषण में ही 11 बार ट्रंप को धन्यवाद दिया और ट्रंप को खुश कर दिया। और यूरोप के नेता भी इस मीटिंग में लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करते रहे। पिछली बार राष्ट्रपति जेलेंस्की की मिलिट्री यूनिफॉर्म पर भी काफी विवाद हुआ था। इस बार व्हाइट हाउस ने उनसे अनुरोध किया कि इस बार आप अपने आर्मी वाले मिलिट्री वाले कपड़े मत पहनकर आइएगा, इस बार आप सिविलियन कपड़े पहनकर आइए। और इसीलिए जेलेंस्की ने इस बार काले रंग का ब्लेजर पहना था। इस बार थोड़े अलग दिख रहे थे वो। और ट्रंप से मीटिंग के दौरान जब सामने सारा मीडिया बैठा हुआ था, अलग अलग अखबारों और चैनल्स के रिपोर्टर्स थे, कैमरे लगे हुए थे, उस दौरान जेलेंस्की का जो नया ड्रेस कोड है यह भी बड़ा चर्चा में रहा। व्हाइट हाउस के एक रिपोर्टर ने राष्ट्रपति जेलेंस्की से कहा कि वो अपने इस नए सूट में बड़े अच्छे लग रहे हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह वही रिपोर्टर है जिसने पिछली बार आपसे पूछा था कि आप सूट क्यों नहीं पहनते। और फिर जेलेंस्की ने कहा कि हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। और जेलेंस्की ने मजाक में इस रिपोर्टर से यह भी कहा कि आज मैं तो अपने कपड़े बदल कर आ गया, लेकिन आप अपना वही पुराना सूट पहनकर आए हैं। तो थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहा। और कैसे आप देखिए कि मीडिया के सामने ये सारी बैठकें हो रही हैं एक सर्कस की तरह। अब देखिए कि दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। President Zelensky, you look fabulous in that suit. I said the same thing. Yeah, you look good. I said the same thing. Yeah. Isn't that nice? That's the one that attacked you last time. See, now he's in. I remember that. I love that. You look wonderful. No, my first question for you, But President you Zelensky. are in the same suit. You see, I changed, you are not. Maybe yours is much better. ट्रंप के इस स्कूल का व्लादिमीर पुतिन के एक विशेष दूत ने भी मजाक उड़ाया है। उन्होंने ट्रंप और यूरोप के राष्ट्राध्यक्षों के मुलाकात की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने लिखा, डैडी ट्रंप एंड ईयू लीडर्स, यानी डैडी ट्रंप के साथ यूरोप के नेता। इससे पहले नेटो के महासचिव भी ट्रंप को डैडी कहकर पुकार चुके हैं और इसे आप अंग्रेजी का एक शब्द है डैडी डिप्लोमेसी, इसे आप वो भी कह सकते हैं जिसमें ट्रंप अपने आप को डिप्लोमेसी के बिग डैडी के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। ये बताना चाहते हैं कि वो सबसे बड़े हैं और वो सबसे शक्तिशाली हैं। डिप्लोमेसी एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया होती है, ये रातों रात नहीं बदलती। हालांकि जब कोई नेता अपनी पर्सनैलिटी को अपने देश की विदेश नीति के साथ मिला देता है और उनके हर फैसले में अहंकार शामिल हो जाता है, तो उसमें फिर आपको डोनाल्ड ट्रंप की झलक दिखाई देने लगती है। और ट्रंप की इस बिग डैडी डिप्लोमेसी से अमेरिका को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की जो विदेश नीति इससे पहले रही है वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बड़ी स्थायी रही है। देश की विदेश नीति जो होती है उसमें चाहे राष्ट्रपति कोई भी बने, सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, लेकिन जो विदेश नीति होती है अभी तक अमेरिका की, वो बड़ी कंसिस्टेंट रही है, बड़ी स्थायी रही है, वो आसानी से बदलती नहीं। लेकिन इस बार जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं तब से उनकी जो अपनी शख्सियत है, अपनी पर्सनैलिटी है, उनके जो अपनी पसंद और नापसंद है, उनके अपने जो दोस्त और दुश्मन है, उसकी छाप अमेरिका की विदेश नीति पर साफ दिखाई देती है। और अब अमेरिका की विदेश नीति, जो उनकी औपचारिक विदेश नीति रही है, वो कहीं पीछे छूट गई है और डोनाल्ड ट्रंप अब अपनी मर्जी से, अपनी पसंद नापसंद के हिसाब से उस विदेश नीति को मोड़ रहे हैं और इसका अमेरिका को बहुत नुकसान होने वाला है। आपने डोनाल्ड